हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग 12th का एक चैप्टर उठा रहे हैं जिसका के नाम है जैव प्रौद्योगिकी और उसके प्रयोग। 12th का ये 12वां चैप्टर है और जिससे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि 2013 में आया हुआ है। निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? तो इसका आंसर है कपास। कपास बीटी फसल है जो कि भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ी सी बात हम लोग बीटी कपास की कर लेते हैं। देखो ये जो बीटी कपास है, ये ध्यान रखना, ये एक कीट प्रतिरोधी पौधा है। बीटी कपास एक कीट प्रतिरोधी पौधा है। अगर हम लोग बात करें कि बीटी कपास कौन से कीट के प्रति प्रतिरोधी है, तो याद रखना यह है वोल्वम के प्रति यह प्रतिरोधी है। और ध्यान रखना ये जो कपास में 2 जीन प्रवेश करवाकर बीटी कपास बनाई जाती है, और वो जीन कौन सी है, तो याद रखना क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। तो ध्यान रखना बीटी कपास एक कीट प्रतिरोधी पौधा है जो कि वॉल्ववर्म के प्रति प्रतिरोधी है और इसे 2 जीन प्रविष्ट करवाकर बनाया जाता है, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। क्वेश्चन नंबर 2 2020 का है, फिर से बीटी कपास पर है। देखो बीटी कपास की किस्म जो बेसिलस thuringiensis के 20 जीन को समाविष्ट कर बनाई गई है, प्रतिरोधी है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी बीटी कपास कीट प्रतिरोधक पौधा है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे हैं, एक है कीट परभक्षी और एक है कीट पीड़कों से प्रतिरोधक। तो ध्यान रखना बीटी कपास जो है वो कीट पीड़कों से प्रतिरोधक है। और कीट पीड़क की भी बात करें तो कौन सा कीट पीड़क? वॉल्ववर्म। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 विटामिन ए पर है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इस चैप्टर से बीटी कपास और विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की बात करें तो ये 2012 का क्वेश्चन है। इसके अलावा 2015, 2008, 2005, 2006 और बीच में भी आया होगा विटामिन ए का क्वेश्चन। और ध्यान रखना जब भी आपको विटामिन ए का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग सीधे गोल्डन राइस पे चले जाना, ठीक है। तो देखो विटामिन ए की कमी से आने वाला अंधापन किसके उपयोग से रोका जा सकता है? तो विटामिन ए गोल्डन राइस। क्योंकि ध्यान रखना ये जो गोल्डन राइस है ये आनुवांशिकता रूपांतरित किस्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म है गोल्डन राइस, जिसके अंदर बीटा कैरोटीन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन आप सब लोगों को पता होगा विटामिन ए का पूर्ववर्ती होता है। और एक बात और ध्यान रखना, ये गोल्डन राइस जो है वो पीले कलर के होते हैं और इनका जो पीला कलर है वो इस बीटा कैरोटीन के कारण ही होता है। तो ध्यान रखना जब भी गोल्डन राइस आए तो विटामिन ए, और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है गोल्डन राइस से। बीटी कपास और गोल्डन राइस दोनों ही इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 2021 में पूछा गया है। रोग को ठीक करने के लिए जीन परिवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे हम लोग जीन चिकित्सा कहते हैं। और जो सबसे पहली जीन चिकित्सा की गई थी वो 1990 में ADA
एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता वाली एक 4 वर्षीय लड़की की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना, इस तरीके से भी जीन चिकित्सा पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन से रोग के लिए जीन चिकित्सा की गई थी, तो एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता, और वो भी 4 वर्षीय लड़की में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट 100 किया गया था। यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान है, यह किससे संबंधित है? तो ये जो है चावल से संबंधित है, और चावल की किस्म इनमें बासमती है, और जो लेरमा रोजा और सरबती सोनारा है ये गेहूं की किस्में है दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उनके लोगों के बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बायोपायरेसी कहते हैं। ध्यान रखना 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी और संगठन किसी देश के जैव संसाधनों का उपयोग करती है और बिना उस देश की अनुमति या उस देश के लोगों के बिना अनुमति के, तो इसे हम लोग बायोपायरेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मिलेडोगाइन इनकोग्निटा द्वारा संक्रमित होता है? यह क्वेश्चन भी याद रखने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है मिलेडोगाइन इनकोग्निटा एक निमेटोड है जो कि तंबाकू की जड़ को संक्रमित करता है और उत्पादकता में भारी कमी करता है। तो याद रखना मिलेडोगाइन इनकोग्निटा जड़ को संक्रमित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो फिर से बीटी आवेश का क्वेश्चन आया है, तो बीटी आवेश जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है गुलाब सलभ वोल्वर्म की बात कर रहा है। वोल्वर्म कर्मी में बेसिलस थुरिंजियंसिस के बीटी आवेश को सक्रिय करने के लिए प्रोटॉक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है? ऑप्शन है आमाशय की अम्लीय पीएच, शरीर के टेम्परेचर से, आंत में नमी वाली सतह से, या फिर आंत की क्षारीय पीएच से। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो जो बीटी जीनविष है वो जब प्लांट में प्रवेश करवाई जाती है तो वो प्रोटीन के रव्य उत्पन्न करती है, और ये जो बीटी जीनविष है वो एक निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। जब ये कीट जैसे कि लेपिडोप्टेरोन या फिर डिप्टेरन्स जो है वो कीट इन प्लांट को या फिर इनकी पत्तियों को खाएंगे, तो ये बीटी जीनविष उनके शरीर के अंदर जाएगी और वहां पर इनकी आंत की जो क्षारीय पीएच है उस क्षारीय पीएच से ये निष्क्रिय जो बीटी जीनविष है वो सक्रिय में बदलती है, और जैसे ही ये सक्रिय जीनविष में बदलेगी तो जो कीट है उसकी मिड गट में छेद कर देगी और जो है कीट को मार देगी। तो इस क्वेश्चन का जो अपना ऑप्शन है वो हो जाएगा आंत की क्षारीय पीएच जो है वो बीटी जीनविष को सक्रिय करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 9 जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा सबसे पहला जो मानव हार्मोन बनाया गया था वो था इंसुलिन। तो इंसुलिन इसका अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ी सी और बात करें यहाँ पर हम लोग इंसुलिन की, तो ध्यान रखना अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली कंपनी। इस एली लिली कंपनी ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया था, और इन्होंने जो है इंसुलिन में जो 2 चेन पाई जाती है, एक पॉलीपेप्टाइड ए चेन और एक पॉलीपेप्टाइड बी चेन, उन्हीं चेन के जैसे डीएनए श्रृंखला का निर्माण किया था। फिर उन श्रृंखलाओं को एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में प्रवेश करवाया और उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, इस्चेरिया कोलाई। इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ध्यान रखना है। इली लिली कंपनी ने सबसे पहले जो इंसुलिन में पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है
उनके जैसी डीएनए श्रृंखला बनाई, उसे इस्चेरिया कोलाई में प्रवेश करवाया और पहले मानव हार्मोन इंसुलिन की आरडीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा निर्माण किया था। और थोड़ी सी इंसुलिन की बात करें तो ध्यान रखना, एक परिपक्व जो इंसुलिन है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, एक पॉलीपेप्टाइड ए और एक पॉलीपेप्टाइड बी। जो पॉलीपेप्टाइड ए श्रृंखला है उसके अंदर ध्यान रखना 21 एमिनो एसिड पाए जाते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए में, और जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी है उसमें टोटल 30 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि एक मेच्योर परिपक्व इंसुलिन के अंदर टोटल कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो टोटल एक परिपक्व इंसुलिन के अंदर 51 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से ए चेन में 21 एमिनो एसिड और बी चेन में 30 एमिनो एसिड। और दोनों जो चेन है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके अलावा जो प्राक इंसुलिन है, अपरिपक्व इंसुलिन, उसमें एक एक्स्ट्रा चेन और पाई जाती है जो कि पॉलीपेप्टाइड सी के द्वारा पहचानी जाती है। उस पॉलीपेप्टाइड सी के निकलने के बाद ही हम लोगों को परिपक्व इंसुलिन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव इंसुलिन के 2 पॉलीपेप्टाइड ए और बी आपस में किसके द्वारा संयोजित होते हैं, तो अभी अभी बात की थी डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अब अपना, सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवांशिकता रूपांतरित जीवों के परिवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है, तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों को इसका आंसर पता होगा, वो है GEAC, आनुवांशिक अभियांत्रिक मूल्यांकन समिति। और अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है तो इसे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GEAC नीट 2018 में आया हुआ है और आप सब लोगों को मालूम होगा कि नीट 2018 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कवर करना और हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मानव लसीकाणु मानव लिम्फोसाइट में डीएनए के टुकड़े के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर या वाहक सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है, तो ध्यान रखना कि मानव में कोई भी जीन या डीएनए के टुकड़े का प्रवेश करवाना है तो उसके लिए हम लोग रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। और ये जो रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस मानव में कैंसर उत्पन्न करता है। अच्छा, कैंसर उत्पन्न करता है फिर भी रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है वो रूपांतरित किया हुआ होता है, मॉडिफाई रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है, जो कि मानव में डीएनए या फिर किसी जीन के टुकड़े को प्रवेश करवाएगा। तो और अब अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। प्लांट में टीडीएनए के प्रवेश से क्या होता है, तो सबसे पहले बात करें थोड़ी सी टीडीएनए की बात कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ध्यान रखना, एक बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी का बैक्टीरिया है, यानी मिट्टी में पाया जाता है, जिसका कि नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस। इस एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। और ये टीआई प्लाज्मिड जो है वो पौधों में गांठ उत्पन्न करता है, पौधों की जड़ों में, जैसे कि तंबाकू में, टमाटर में, सोयाबीन में, इनमें इन पौधों की जड़ों में गांठ उत्पन्न करता है ये टीआई प्लाज्मिड। और ये जो है इसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस की इस टीआई प्लाज्मिड को हम लोग किसी पौधे में बाहर से जीन या डीएनए के टुकड़े को प्रवेश करवाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बाहर से जंतु कोशिका या मानव कोशिका में बाहर से किसी जीन को प्रवेश करवाने के लिए रेट्रोवायरस का यूज कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हम लोग पौधों में किसी जीन का प्रवेश करवाने के लिए टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस में पाई जाती है। लेकिन ये तो गांठ उत्पन्न करती है, जैसे कि रेट्रोवायरस को हम लोग मॉडिफाई कर यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इस टीआई प्लाज्मिड को हम लोग सबसे पहले मॉडिफाइड करते हैं और वो जीन निकाल देते हैं जिससे कि ट्यूमर होती है। तो अब जब वो जीन निकाल देंगे जिससे ट्यूमर होती है, मतलब
ट्यूमर तो अब प्लांट में होगा नहीं, गांठ तो बनेगी नहीं। तो अब इस जीन को हम लोग जो है वो पौधे में डीएनए स्थानांतरण के लिए हम लोग जिस टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं उसे हम लोग टीडीएनए कहते हैं। तो टीडीएनए समझ में आया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस में टीआई प्लाज्मिड पाई जाती है जो कि पौधों में गांठ उत्पन्न करती है, और इस टीआई प्लाज्मिड से हम लोग वो जीन निकाल लेते हैं जिससे कि गांठ उत्पन्न होती है। तो अब पौधों में कोई भी गांठ नहीं होगी इस प्लाज्मिड से, और इसी प्लाज्मिड को हम लोग पौधे में डीएनए स्थानांतरण के लिए यूज करते हैं इसको, और इसी प्लाज्मिड को हम लोग टीडीएनए कहते हैं। तो प्लांट में टीडीएनए के प्रवेश से क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है थोड़े अकाल के लिए शीत उद्भासित नहीं। मृदा के पीएच में बदलाव आता है? नहीं। मृदा जल? नहीं। पादप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस द्वारा संक्रमित होता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है, और आप लोगों को ऐसे ही और वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा।